आज की वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी जानेंगे सवाल को सॉल्व करने के प्रोसेस में। अब सवाल क्या है वो पढ़ते हैं। देखो, सवाल में दिया है एक फ्रिक्शनलेस रॉड है जो कि रिजिडली दीवार से फिक्स है। इसमें एक स्लाइडेबल रिंग अटैच्ड है और रिंग से स्ट्रिंग से होकर एक ब्लॉक कनेक्टेड है ना। अब ये जो सिस्टम है इसको हम लोग रिलीज किए हैं रेस्ट से, एंड हम लोग को फाइंड करने बोला गया है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ रिंग एंड ब्लॉक बाय द टाइम स्ट्रिंग विल अटेन थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब सर? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो जो भी सेटअप दिया हुआ है इसमें ये जो स्ट्रिंग है ये कुछ टाइम के बाद कुछ एंगल बनाएगा, है ना, थीटा एंगल। और जब ये थीटा एंगल बनाएगा उस टाइम तक में रिंग कितना शिफ्ट हो चुका होगा, हॉरिजॉन्टल में लेटर से x1 शिफ्ट हुआ एंड ब्लॉक कितना शिफ्ट हो चुका, लेटर से x2 शिफ्ट हुआ है। तो ये जो x1 और x2 का वैल्यू है ये सवाल हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है। बात क्लियर है? अब सबसे पहले ये विजुलाइज करते हैं कि हॉरिजॉन्टली शिफ्ट क्यों होगा। सोचो, अगर स्ट्रिंग नहीं कनेक्टेड होता तो ब्लॉक का मोशन कैसा होता? रेस्ट से रिलीज की हो, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होता है कि नहीं, ऐसे स्ट्रेट जाता। तो इस सवाल में जब स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस समय ब्लॉक ऐसे क्यों नहीं जा पाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ब्लॉक अगर इस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में जैसे मूव करता था वैसे मूव करना चाहेगा, तो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाने का जरूरत होगा, है ना। देखो, स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाने का जरूरत होगा। जबकि स्ट्रिंग क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग तो बोल रहा है कि सर हमारा तो लेंथ फिक्स है, हम तो इनएक्सटेंसिबल है। तो जैसे ही ब्लॉक थोड़ा भी नीचे स्लाइड करेगा स्ट्रिंग का लेंथ तो बढ़ सकता नहीं है ना। तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा और टेंशन डेवलप होगा तो ब्लॉक पे mg के अलावा लगेगा टेंशन, है ना। mg के अलावा ब्लॉक पे क्या लगेगा? टेंशन। और इफेक्टिव फोर्स इधर की तरफ कुछ एंगल पे होगा, तो ब्लॉक जो रेस्ट पे है वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो वर्टिकली तो नहीं जाएगा ब्लॉक, किसी एंगल पे इनिशियली जाएगा, है ना। और कुछ एंगल पे अगर गया है तो मूव करते करते लेटर से ब्लॉक यहाँ आ गया है तो हॉरिजॉन्टल में कुछ तो शिफ्ट हुआ ही है कि नहीं, x2 कुछ शिफ्ट हुआ। अब रिंग के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग देखे हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन तो डेवलप हुआ ही है ना। तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन डेवलप हुआ है तो रिंग पे भी तो टेंशन लगेगा, है कि नहीं। अब रिंग पे टेंशन लगेगा, ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है, रिंग पे भी अगर टेंशन लगेगा तो टेंशन जो है ये इसको रिंग को वर्टिकली तो मूव नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि रिजिड रॉड में फंसा हुआ है रिंग, है ना। रॉड, स्ट्रॉन्ग रॉड को तोड़ के तो बाहर निकल नहीं रहा रिंग, है ना। तो वर्टिकल में रॉड जो है ये एक प्रकार से रेस्ट्रिक्ट करेगा वर्टिकल के मोशन को, लेकिन टेंशन का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और वो जो है रिंग को हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट कराएगा ही कराएगा, ठीक है। तो हम लोग इस सवाल में अभी तक में समझे हैं कि ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टली कुछ शिफ्ट होगा, हाँ वाई में भी शिफ्ट होगा ये, लेकिन हॉरिजॉन्टली भी कुछ शिफ्ट होगा ड्यूरिंग द मोशन, और रिंग तो हॉरिजॉन्टली ही शिफ्ट होगा। बात है पक्की, ठीक है। अब थोड़ा सा डायनामिक स्टडी करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब स्ट्रिंग थोड़ा टिल्ट हो चुका होगा उस समय फोर्सेस देखते हैं। देखो, रिंग पे लग रहा क्या क्या फोर्स? टेंशन इधर की तरफ पुल कर रहा क्योंकि धागे में टेंशन आ चुका होगा, टेंशन इधर पुल कर रहा। रिंग का खुद का वजन m1g है ना, मास m दिया हुआ है रिंग का, और ब्लॉक का मास 2m दिया हुआ है। इसके मास को m1 कंसीडर कर लो, इसके मास को m2 कंसीडर कर लो जनरल फॉर्म में। तो इस पे m1g इधर लग रहा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ये, और टेंशन भी इधर की तरफ लग रहा। टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। टेंशन लग रहा है इधर तो इधर की तरफ t cos थीटा लगेगा और इधर की तरफ t sin थीटा लगेगा। बोलो, बात है पक्की, है ना। अब रिंग बोल रहा कि सर हम तो वर्टिकल में मूव कर नहीं पा रहे हैं, तो वर्टिकल में फोर्सेस मतलब वाई में फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे रिंग पे। तो m1g नीचे एंड t1 sin थीटा ये जो है नॉर्मल से क्या होगा? रिंग पे बैलेंस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और हॉरिजॉन्टल में अगर स्टडी करें तो टेंशन का एक कंपोनेंट जो t cos थीटा आ रहा था उसकी वजह से इस रिंग का हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलरेशन होगा, ax1 बोल देते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स इन x जो कि रिंग पे लग रहा दैट इज t cos थीटा, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इन x रिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ब्लॉक को स्टडी करते हैं। तो ब्लॉक पे फोर्सेस देखो, जब स्ट्रिंग थोड़ा टिल्ट हो चुका होगा कुछ थीटा एंगल पे, उस समय ब्लॉक पे mg तो लग ही रहा है, इसका वजन है 2m, m2 नाम रख दिया इसके मास को, तो m2g नीचे की तरफ लग रहा है ना, और टेंशन इस तरफ लग रहा। अब टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ t cos थीटा आएगा और इधर की तरफ t sin थीटा आएगा, है ना। हम लोग ये तो जान ही रहे हैं कि ब्लॉक यहाँ से इस पोजीशन से वर्टिकली नीचे तो आया ही है ना, यहाँ से यहाँ आया मतलब वर्टिकली नीचे तो आया। तो रेस्ट से वर्टिकल में मूव किया तो कुछ वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन होगा ही, तो इसके एक्सेलरेशन को वर्टिकल में ay2 बोल देते हैं अगर, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में भी तो कुछ शिफ्ट हुआ ही है ना, रेस्ट पे था यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल में भी कुछ शिफ्ट हुआ ही है, तो
x2 रख दे अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में, तो इसका इक्वेशंस न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग फाइंड कर पाएंगे। देखो, टेंशन का कॉस्ट थीटा विल बी द नेट फोर्स इन x, है ना, दैट विल बी मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन इन x a x2, है ना, नेट फोर्स इन x मास इनटू एक्सेलरेशन किसके लिए, ब्लॉक के लिए ये आया x में। और y में देखो, y में भी कुछ एक्सेलरेशन था ही, तभी तो यहाँ से यहाँ आया y में, है ना, नीचे की तरफ आया। तो इधर की तरफ m2g ज़्यादा रहा होगा और t साइन थीटा, t का इधर की तरफ कॉम्पोनेंट t साइन थीटा कम रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल पाएंगे m2g माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सलरेशन इन y ब्लॉक के लिए, है ना। तो डायनामिक्स अगर लिखने की जरूरत पड़ेगा तो इस तरीके से लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग फिगर आउट कर चुके हैं कि ओवरऑल क्या हुआ है कि जो रिंग है ये भी शिफ्ट हुआ है एंड ब्लॉक जो है ये भी शिफ्ट हुआ है। एक्स में तो शिफ्ट हुआ ही है, देख ही रहे हैं ना। रिंग का वाई में कोई शिफ्ट नहीं है, हाँ, लेकिन ब्लॉक का जो है वाई में भी शिफ्ट है। देखो, वाई में भी शिफ्ट है और एक्स में भी शिफ्ट है, ठीक है। अब एक्स में कितना कितना शिफ्ट हुआ है, दोनों जब स्ट्रिंग थीटा एंगल बना लेगा उस समय तक में ये हम लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टडी करने वाले हैं। अब देखो, रिंग प्लस ब्लॉक को सिस्टम मानो अगर, तो इस सिस्टम पे फोर्सेस क्या क्या हैं। वजन इसका वजन, यहाँ लग रहा नॉर्मल, ये टेंशन, तो 1 2 3 4 5 टोटल फोर्सेस हैं। इसमें से अगर सिस्टम मान रहे हो तो सिस्टम पे ये टेंशन और ये टेंशन, सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग लगता है कि नहीं। तो ये टेंशन और ये जो टेंशन है ये इक्वल एंड अपोजिट है, एक लग रहा है रिंग पे, एक लग रहा है ब्लॉक पे। तो सिस्टम के लिए टेंशन एंड टेंशन क्या करेगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। बाकी और कौन से फोर्सेज हैं, तो m2g m1g, है ना, नॉर्मल, ये सारे फोर्सेज, अदर फोर्सेज किस में है, वर्टिकल में है ना। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, इंडिविजुअली है फोर्स। तुम इंडिविजुअली देखे हो कि नेट फोर्स ब्लॉक पे इतना है और नेट फोर्स जो है रिंग पे इतना है, लेकिन सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या होगा, 0। ये और ये एक दूसरे को कर रहा कैंसल, ठीक है। तो बचा कुचा जो फोर्सेज है वो वर्टिकल में है ना। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल इज 0, है ना। अब ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। अब इसका जो डेरिवेशन है वो एंड ऑफ द वीडियो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आता है। अभी तो रिजल्ट की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ना। एक्स में भी लिख सकते हैं, वाई में भी लिख सकते हैं। तो एक्स में नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स, इस तरीके से लिखे हम लोग। अब हम लोग तो अभी अग्री किए हैं कि नेट फोर्स एक्स में क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, एक्स में 0 होगा। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। और उसके साथ एक और बात है कि जो वेलोसिटी है ना सेंटर ऑफ मास का, वो इनिशियली क्या था, 0। सर क्यों था इनिशियली 0, तो देखो, तुम सिस्टम को इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया हो ना, तो u1 भी था 0, u2 भी था 0। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, ये लिखने वाले हो, है ना। तो UCOM तो 0 हो गया ना। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या था, रेस्ट पे। एंड एक्सलरेशन जो है एक्स में, वाई में नहीं, एक्स में जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन क्या आया है, 0। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई पार्टिकल है सेंटर ऑफ मास जिसका वेलोसिटी 0 है एंड एक्सलरेशन भी 0 है एक्स में। तो सेंटर ऑफ मास का कोई भी मोशन जो है ना एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई भी मोशन नहीं होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर विजुलाइज करें तो ऐसे सोचो कि वाई के मोशन को हम लोग भूल जाते हैं, लेटर से कंसीडर ही नहीं करते हैं, बस एक्स के मोशन को अगर स्टडी करते हैं तो सोचो ये एक पॉइंट है जिसको तुम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो, इसका वेलोसिटी जो है एक्स में 0, अरे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था तो एक्स में वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन भी क्या है, 0। अगर कोई पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे है उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही 0 है एक्स के लॉन्ग, तो ये तो रुका ही रह जाएगा ना, है कि नहीं। एक्स में मोशन तो यही है सेंटर ऑफ मास का। तो वही बात है कि सेंटर ऑफ मास जो है हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो सर कैसा मोशन कर रहा है, वर्टिकल में मोशन कर रहा है। कैसे सर, तो देखो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास। एक्स में कोई शिफ्ट नहीं है तो पोजीशन भी सेंटर ऑफ मास का, बोले ना एक्स में सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं है, तो पोजीशन जो है सेंटर ऑफ मास का एक्स में ये नहीं बदल रहा होगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एक्स में m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूले से लिखते हैं।
एक्स एक्सिस यहाँ मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे रिंग इनिशियली था और ब्लॉक जो है ये एक्स इज इक्वल टू एल पे था, स्ट्रिंग का लेंथ है एल। तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में m1 m2 x1 x2 ये पुट कर दिए है ना, तो यहाँ से XUM आ रहा है 2L/3, मतलब रिंग के इनिशियल पोजीशन से सेंटर ऑफ मास जो है 2L/3 अवे है। हमेशा ही स्ट्रिंग पे रिंग से जो है 2L/3 क्या होगा, दूर होगा सेंटर ऑफ मास। अब जब टिल्ट होगा धागा, ये भी खींचा, क्यों खींचा ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, ये मूव किया रिंग, सेंटर ऑफ मास देखो इससे 12/3 अभी भी दूरी पे होगा, रिंग थोड़ा और आगे गया, ब्लॉक भी थोड़ा मूव किया तो सेंटर ऑफ मास अभी भी 12/3 पे है। फाइनली रिंग जो है, रिंग जब यहाँ आएगा तो फिर सेंटर ऑफ मास तो भी जो है 12/3 दूरी पे होगा, या बोलो ब्लॉक से L/3 दूरी पे होगा, ब्लॉक से L/3 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 दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में। बात आ रही समझ में, ठीक है। ये सब बातें तो देख लिए। अब हम लोगों को बोला गया था क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए बोला गया था कि भाई स्ट्रिंग जो है जब थीटा एंगल टिल्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, उस टाइम तक में रिंग जो है एक्स में कितना शिफ्ट हुआ एंड ब्लॉक जो एक्स में शिफ्ट हुआ, ये दोनों का वैल्यू क्या है, x1 x2 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी एग्री किए हैं कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में क्या है, 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स में 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो सेंटर ऑफ मास एक्स में नहीं मूव करेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा एक्स में, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स में पोजीशन है XUM ये भी नहीं बदलेगा, जो कि हम लोग अभी एग्री किए ही हैं यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए सर, एक्स में 12/3 हमेशा ही 12/3 ही रह रहा है एक्स में, है ना। बात आ रही है समझ में। तो ये जो स्टेटमेंट है कि सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूसली रेस्ट पे रह रहा है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदल रहा है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, कि सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन ना बदले, है ना, सेंटर ऑफ मास कंजर्व, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कंजर्वेशन y में नहीं है, किस में है, x में है ना। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन x में नहीं बदल रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर सेंटर ऑफ मास क्या है, कंजर्व है x में, ठीक है। अब इसका मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है x में, ठीक है। अब x में अगर पोजीशन कांस्टेंट है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, पोजीशन बदल नहीं रहा, पोजीशन कांस्टेंट है, लोकेशन x में कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास का, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x विल बी 0। अब जब XUM ऐसे लिखे हो तो डेल्टा XUM जब लिखोगे तो यहाँ पे भी डेल्टा x1 आएगा और यहाँ पे भी डेल्टा x2 आएगा, है ना। ये है चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट मास इन x और ये है चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकेंड मास इन x, है ना। बात आ रही समझ में। इसको किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर। अब चेंज इन पोजीशन को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये x में चेंज इन पोजीशन है तो पहले का डिस्प्लेसमेंट इन x इंटू m1 प्लस दूसरे का डिस्प्लेसमेंट इन x इंटू मास, सम इसका क्या कर दोगे, 0 के बराबर। ये m1 m2 कहाँ गया सर, ये 0 में समा गया, ठीक है। तो ये है कहानी। अब यहाँ देखो, जितने देर में रिंग x1 शिफ्ट हुआ है, ब्लॉक x2 शिफ्ट हुआ है हॉरिजॉन्टल में, तो ये जो x1 है इसको डिस्प्लेसमेंट बोलोगे और ये x2 भी डिस्प्लेसमेंट है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग जो x1 है ये प्लस साइन के साथ लिखोगे, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन x2 साइन के साथ लिखो तो ये बैकवर्ड में गया ना, तो माइनस x2 लिखोगे, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग के पास आ गया, माइनस वाले को इधर लेके जाओ तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। बोलो बात है पक्की। अब इसी को ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, m2 x2 इज इक्वल टू m1 x1। हम तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि सेंटर ऑफ मास अगर कंजर्व है तो जो सिस्टम का पार्टिकल लेफ्ट में गया है, जैसे यहाँ देखो ये लेफ्ट में गया है तो इसका मास इंटू इसका शिफ्ट mx, है ना, और जो राइट में गया है उसका मास इंटू x mx राइट में लिख दिए। लेफ्ट वाले का जो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, जो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है उसका mx लेफ्ट में इक्वल्स टू के, और जो राइट में शिफ्ट हुआ उसका mx राइट में, है ना। तो ये रिजल्ट एक प्रकार से हम लोग याद रखते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, यहाँ यूज़ हो रहा है। उसके अलावा जो है सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन का और भी सवाल बनता है, जैसे कि बोट के ऊपर इंसान चल रहा है ना, तो बोट कितना शिफ्ट होगा, इंसान कितना शिफ्ट होगा, या फिर जो है एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक पत्थर है, पत्थर से धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ, और ये जो पर्सन है ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा, तो ये भी x1 मूव करेगा और ये इधर x2 मूव करेगा, है ना। तो m1 x1 m2 x2 यहाँ पे भी ट्रू होगा। उसके अलावा एक वेज वाला प्रॉब्लम आता है कि वेज जो है इस तरीके से प्लेस्ड है ना, एक ब्लॉक है, सरफेस जो है ग्राउंड का फ्रिक्शनलेस, वेज पर से ब्लॉक को छोड़ें, है ना, तो ब्लॉक जो है स्लाइड करते नीचे जाएगा, उस प्रोसेस में ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा,
x1 और x2, तो m1 x1 यहाँ पे भी m2 x2 के बराबर। तो इस तरीके के सवाल सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन पे बनते हैं, जिसमें से हम लोग एक सवाल अभी देख रहे हैं ना। तो जो लेफ्ट में शिफ्ट होगा उसका mx लेफ्ट में लिख दिए हैं, और जो राइट में शिफ्ट होगा उसका mx राइट में लिख दिए, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये एक इक्वेशन आया, ठीक है। अब पुट कर देते हैं मास, तो ब्लॉक का मास यहाँ पुट कर दिए और रिंग का मास यहाँ पुट कर दिए, तो हम लोगों के पास 2x2 इज इक्वल टू x1 ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आगे इसका वैल्यू फाइंड करना है x1 x2 का। दो अननोन है, एक इक्वेशन मिला है, एक और इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए देखो थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ है कितना, l, ये एंगल कितना, थीटा, है कि नहीं। अब ये जो लेंथ होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो लेंथ होगा बेस l cos थीटा, है कि नहीं। बात आ रही समझ में, ये l cos थीटा। अब यहाँ से यहाँ का भी लेंथ कितना है, l, है ना, जिसमें ये है x1, ये है x2 और ये है l cos थीटा। तो हम लोग बोल पाएंगे टोटल लेंथ जो है इसी को हम लोग लिख पाएंगे x1 प्लस x2 प्लस l cos थीटा, है ना। बात है पक्की। अब यहाँ से x1 प्लस x2 को हम लोग l cos थीटा इधर ले जाओ तो x1 प्लस x2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास अब आ चुका है दो इक्वेशन, x1 x2 में पहला इक्वेशन, x1 x2 में दूसरा इक्वेशन। सम ऑफ x1 x2 एंड जो है रेशियो ऑफ x1 x2 एक तरीके से आ गया है। इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करें तो x1 का भी वैल्यू आएगा, x2 का भी वैल्यू आएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं। तो यहाँ देखो x1 को 2x2 के बराबर लिख दो यहाँ पे, तो टोटल मिला के इधर क्या हो जाएगा, 3x1 विल बी दिस क्वांटिटी। तो यहाँ से x1 विल बी l/3 1 माइनस कॉस थीटा, एंड x2 कितना था, तो x2 हो जाएगा x1/2, तो भाई x1/2 पुट कर दो, तो यहाँ से x2 आ गया इतने के बराबर, ठीक है। तो आंसर तक हम लोग पहुँच गए, बात आ गई समझ में। अब ये जो रिजल्ट हम लोग देखे थे कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कैसे आता है इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या लिखेंगे, पहले पे नेट फोर्स प्लस दूसरे पे नेट फोर्स प्लस तीसरे पे नेट फोर्स एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल होंगे सिस्टम में सबके नेट फोर्स को इंडिविजुअली ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम आ जाएगा, है कि नहीं। अब नेट फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखो तो इसको लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ से। ऐसे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए भी देखो तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन आ जाएगा ये। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है ये, है ना। इसके न्यूमरेटर में है m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन, यही क्वांटिटी यहाँ पे भी तो है कि नहीं। तो इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू नीचे जो टोटल मास होता है ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्वांटिटी जो न्यूमरेटर में है दैट विल बी टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दोगे तो आ गया नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर नेट फोर्स एक्स और वाई में है ना, तो नेट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, नेट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, इस तरीके से लिखेंगे। और एक्सेलरेशन भी तब क्या होगा, एक्स और वाई दोनों में होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कुछ इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे, जिसमें है ये क्या, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, ये है जे कैप, है ना। और यहाँ से कंपेयर करें तो देखो आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो नेट फोर्स इन एक्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली वाई के लिए भी बोल सकते हैं, है ना, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स इन वाई विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वाई, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए सवाल नए कॉन्सेप्ट के साथ। थोड़ा पानी पी लेते हैं ना।